अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मैं हूं रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम थंडर रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं थंडर रिएक्शन वीडियोस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर वफियत होंगे। दुआ का हमेशा खुश रहें, यूं हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं, वीडियो का टाइटल है 2022 दुबई ऑफ इंडिया गुरुग्राम ग्लोबल सिटी बिग प्रोग्रेस अपडेट। तो ये है आज की हमारी वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना गुरुग्राम, तो फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे गुरुग्राम ग्लोबल सिटी के बारे में, जिसे भारत का दुबई भी कहा जा सकता है। इस वक्त गुरुग्राम भारत में ठीक ठाक एक डेवलप्ड एरिया है अपने बिजनेसेस और आईटीज की वजह से, लेकिन ये गुरुग्राम ग्लोबल सिटी आखिर क्या है, कब इसका आइडिया आया और क्यों भारत का दुबई इसे कहा जा सकता है, और क्या प्रोजेक्ट में अभी तक कुछ भी काम हुआ है या सिर्फ ये इमेजिनेशन में ही है, आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको सब कुछ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले कुछ समय में दिल्ली एनसीआर का रीजन काफी स्पीड से डेवलप हुआ है। बकायदा ये कहा जा सकता है कि एनसीआर कुछ ज्यादा ही तेजी से डेवलप हुआ है, क्योंकि 1985 में ही ये एस्टेब्लिश हुआ था और आज आप नोएडा देखो चाहे गुरुग्राम काफी हद तक डेवलप हो चुके हैं। अगर आप में से किसी ने पहले वाली गुरुग्राम को देखा होगा तो आप क्लियरली बहुत बड़ा डिफरेंस उस जगह पर आज देख सकते हो, क्योंकि 30 साल पहले बेयरली जो एक सिटी हुआ करती थी, आज भारत के डेवलप्ड शहरों में उसका नाम आता है और राइजिंग इंडिया की एक तस्वीर गुरुग्राम जैसे शहरों से जोड़कर देखी जाती है। और पिछले कुछ समय में हुए चेंजेस ने इस चीज को इंश्योर किया है कि लोगों को समझ में आया है कि इन सिटीज में फ्यूचर में काफी पोटेंशियल है। यानी अगर आज काम किया जाए तो इन सिटीज को फ्यूचर में एक काफी इंपॉर्टेंट हब बनाया जा सकता है। और एक्चुअली ये विजन काफी पहले से भी था। साल 2000 के दशक में एक इकोनॉमिक जोन बनाने की प्लानिंग की गई थी। वहां पे ये सोचा गया था कि एक प्रॉपर इकोनॉमिक जोन के रूप में इसको डेवलप करते हैं। उस वक्त इसमें थोड़ा बहुत काम भी हुआ था, जमीन का थोड़ा बहुत एक्विजिशन भी हुआ था, लेकिन फिर भी चीजें उस तरह से नहीं निकल करके आई जैसा सोचा गया था, यानी काम प्रॉपरली नहीं हो पाया। इसके बाद साल 2006 में इस ग्लोबल सिटी के आइडिया को कंप्लीट करने के लिए और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कंप्लीट करने के लिए चुना गया रिलायंस इंडस्ट्रीज को। इवन मैंने ढूंढा तो इससे रिलेटेड मुझे 2006 का एक आर्टिकल भी मिल गया जिसमें लिखा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हरियाणा के साथ में डील करेगी स्पेशल इकोनॉमिक जोन मल्टी प्रोजेक्ट के लिए। और उस समय इसमें सोचा गया था कि अगले कुछ सालों के अंदर ये चीज वहां पे करीबन 1,25,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट लेकर के आएगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी वैसा नहीं बन पाया जैसा एक्चुअली सोचा गया था। साल 2014 के अंदर रिलायंस ने अपने हाथ इस प्रोजेक्ट से खींच लिए और कुछ जमीन थी उनके पास जो भी वापस कर दिया हरियाणा गवर्नमेंट को। 2016 में फिर से ये थोड़ा सा खबर आई कि एक जापानीज कंपनी और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डेवलप किया जा सकता है। यानी अभी भी जो आइडिया था वो ग्लोबल सिटी का ही था, जो कि इकोनॉमिक हब भी होगा, लेकिन यहाँ पे भी लैंड इश्यू की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिला। ऑल्दो गुरुग्राम ऐसा नहीं था कि डेवलप नहीं हो रहा था, उतने कुछ सालों में काफी अच्छी डेवलपमेंट वहाँ पे हुई थी, लेकिन वो एक इकोनॉमिक सेंटर के रूप में जो गवर्नमेंट उसे डेवलप करना चाहती थी वो नहीं हो रहा था, क्योंकि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक इंपॉर्टेंट नोड गुरुग्राम बन के उभर सकता है और इससे उसे बहुत फायदा मिलेगा। और इसीलिए अब एक प्रॉपर 1000 एकड़ में एक ग्लोबल सिटी को बनाने की प्रॉपर प्लानिंग है। अब क्योंकि गुरुग्राम ऑलरेडी भी हरियाणा का बिजनेस कैपिटल कह सकते हो आप, इसलिए ये जो 1000 एकड़ में ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी, ये बनाई जाएगी दुबई के बिजनेस बे के तर्ज पे। बिजनेस बे बेसिकली एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है दुबई में। ये एक्चुअली सिर्फ दुबई में ही नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज में कई जगह बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है जहाँ एक एरिया को काफी डेवलप किया जाता है बिजनेसेस के लिए। मतलब वहाँ आपको हाई राइज स्काई स्क्रैपर से लेके 5 स्टार होटल्स, मॉल्स, इवन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस काफी कुछ देखने को मिलता है। ये कोई बहुत बड़े एरिया में नहीं होता, सिटी जितना छोटे से एरिया में ही होता है, लेकिन काफी डेवलप होता है। जैसे हमारे यहाँ गुजरात में भी जो गिफ्ट सिटी बन रही है वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ही बन रहा है। तो इंफॉर्मेशन यही है कि इस ग्लोबल सिटी में रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, होटल्स, कमर्शियल और सर्विस सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ होगा। 25 एकड़ में एक हेलीपोर्ट
एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। जैसे एयरप्लेन्स के लिए एयरपोर्ट होता है, वैसे ही हेलीकॉप्टर्स के लिए हेलीपोर्ट होता है। छोटा सा एयरपोर्ट ही कह सकते हो वैसे आप इसको। और इस प्रोजेक्ट में हमें एक और थोड़ा सा फायदा मिल रहा है, वो ये कि इसमें लैंड सोची गई है 1000 एकड़। यानी फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि एक्वायर कैसे होगा। तो यहाँ फायदा ये है कि गवर्नमेंट को एक्वायर करने की जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास ऑलरेडी इतनी जमीन है जो कि लास्ट टाइम रिलायंस इंडस्ट्रीज में लौटाई थी जब उनका प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ था। और ग्लोबल सिटी को बनाने का जिम्मा हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास ही है। पिछले साल दिसंबर में हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने HSIIDC के ऑफिशियल्स के साथ में इस ग्लोबल सिटी को लेकर प्रॉपर डिस्कशन किया था और उस समय ये बताया था कि 2022 के पहले क्वार्टर में काम जो है प्रोजेक्ट में शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसी समय अगले 1 महीने के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए टेंडरिंग का काम भी शुरू करना था। फिलहाल वैसे इसकी जो प्लानिंग है पहले फेज की वो कंप्लीट हो गई है और टेंडर को भी ये लोग अब फाइनलाइज करने लगे हैं। मैंने पहले फेज इसलिए बोला क्योंकि सिटी को 3 फेजेस में डेवलप करना है, जिसमें इसी साल इसके पहले फेज में काम शुरू होना है और अगले साल तक इसके पहले फेज को कंप्लीट करना है। शुरुआत से ही इसको दुबई के बिजनेस बे के तर्ज पे ही शुरू किया जाएगा। और टावर्स की बात करें तो जितना परमिसिबल लिमिट है उतना ही रखने की बात कही गई है, क्योंकि इंडिया में बहुत से स्काई स्क्रैपर्स का काम खराब हो जाता है इस वजह से, क्योंकि उनकी ऊंचाई बहुत होती है और फिर बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी वगैरह के साथ प्रॉब्लम होता है। शुरुआत में सिर्फ 4 ही स्काई स्क्रैपर्स इसमें होंगे और सब में 60-70 फ्लोर ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं। इसमें इंडस्ट्रीज तो होंगी ही, उसके अलावा रेजिडेंशियल एरिया होगा, कमर्शियल एरिया और सर्विस सेक्टर का भी एरिया होगा। और बनाया इसे इस तरह से जाएगा कि जो बेसिक एमिनिटीज की चीजें होती है ना वो सारी इसमें अंडरग्राउंड होंगी। पहले फेज में लगभग 50 से 100 एकड़ के आसपास के एरिया को डेवलप किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट का फायदा ये भी होता ही है कि कमर्शियल बिजनेस हब के साथ साथ ये एक रेवेन्यू जनरेटर का काम भी करेगा गवर्नमेंट के लिए। इसके अलावा HSIIDC के पास मानेसर में 208 एकड़ के आसपास और जमीन है, जिसमें थीम पार्क डेवलप किया जा सकता है जो कि अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा इस ग्लोबल सिटी को। बात करें अगर दूसरे और तीसरे फेज की तो उसमें और 3-4 साल लगेंगे, लेकिन ऑफिशियल्स के मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट को 25 से 30 साल लग सकते हैं एरिया को पॉपुलेट होने में और साथ ही सिटी को अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काम करने में। अब क्योंकि ये फ्यूचर सिटी होगी तो उम्मीद है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा जगह जगह पे सिटी में चीजों को बेहतर करने के लिए। और प्रॉपर वाइड रोड्स, प्रॉपर ग्रीनरी, जो भी चीजें एक्सपेक्टेड होती हैं एक नई सिटी में, वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये है गुरुग्राम की ग्लोबल सिटी, जिसे गवर्नमेंट बिल्कुल दुबई बिजनेस बे के तर्ज पर तैयार करना चाहती है और अगले 2 से 3 महीनों में इस पे काम शुरू हो जाएगा। लेकिन काम शुरू होगा वो तो ठीक है, लेकिन काम प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए बस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंडिया में इन जैसे सिटीज के प्रोजेक्ट्स में काम के दौरान ही कई लफड़े आ जाते हैं। ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो ये कुछ चीजें हैं अभी जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बाहर आई हैं। देखते हैं कैसे कैसे अपडेट्स हमें इस प्रोजेक्ट पे मिलते हैं। कोशिश करूंगा आपको भी इन अपडेट्स के साथ अपडेटेड रखूं जैसे जैसे वो नए अपडेट्स आते रहेंगे। तो बस आपके कुछ राय हो इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जी तो भाई रुखसार, ये जो 3D वीडियो बनाई है उन्होंने गुरुग्राम ग्लोबल सिटी की, तो भाई ये बड़ी कमाल का उन्होंने नक्शा बनाया हुआ है। ये वीडियो में देख रहे थे 3D, ये भाई जब मनसूबा जो है ये बनकर तैयार होगा तो भाई ये इंडिया में एक तहलका मचा देगा। ये एक कमर्शियल हब है उनका। वो भाई सबसे बड़ी बात कि वो जो UAE में जो उन्होंने कमर्शियल जो वो हब बनाए हुए हैं, वहाँ पर जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, एक ही मतलब कि उन्होंने वो वेल डेवलप्ड एक सिटी बना लेते हैं और उसमें वो भाई उसके सारे जो है वहाँ पर एक कमर्शियल होता है, वहाँ पर भाई इंडस्ट्री होती है, हर चीज़ वहाँ पर आपको मिल सकती है। तो रेजिडेंशियल भी कम्प्लेक्स वगैरह वो बना रहे हैं इसमें। तो भाई ये UAE की तर्ज पे ये गुरुग्राम ग्लोबल सिटी जो है ये बना रहे हैं। अभी इसमें वो कह रहे हैं कि काम 1-2 माह में शुरू हो जाएगा, लेकिन हाँ जब ये भाई बनकर तैयार होगी तो जैसे वो नक्शे में हम जो वीडियो में देख रहे हैं कि भाई वो तो एक कमाल का ये इंफ्रास्ट्रक्चर का ये मनसूबा जो इनका ये बनेगा और इससे भाई इनकी इकॉनमी को काफी बूस्टअप मिलेगा, स्ट्रांग हो जाएगी। ये सोच रहा था जब वीडियो देख रहा था कि ये
हम इनकी अक्सर वीडियोस पर ना रिएक्शन करते हैं। ये तकरीबन हर शहर को इंडस्ट्रियलाइज मतलब करते जा रहे हैं, तरक्की की तरफ जा रहे हैं। मैं काफ़ी दिनों से सोचा पाकिस्तान में इस तरह कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ, पाकिस्तान की कोई इस तरह कोई कंट्री डेवलप नहीं की, अपना सिटीज डेवलप नहीं की कि जिसको जो इंडस्ट्रियलाइज भी हो, साथ में उसका रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स भी हो, साथ सारी इसमें एक चीज़ मतलब कि समझ है कि मल्टी इन वन, ये मतलब एक इसमें है कि शहर में पाकिस्तान सारी में चीज़ें। पाकिस्तान में काम शुरू होता है ना भाई, तो वो काम जब शुरू होता है तो उसके बीच में जो एक पहली गवर्नमेंट है वो तब्दील हो जाती है, तब्दील हो जाती है। नई गवर्नमेंट आ जाती है, तो भाई अब बीच के काम जो वहाँ पे खड़े पॉलिटिकल रह जाते हैं, इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान बहुत तो वो ज़्यादा। काम बीच में खड़े रह जाते हैं। तो भाई वो जो बजट होता है उसका जो वो बनाते हैं, काफी वो इनकी ठेके- वीडियोस पे हम रिएक्ट कर चुके हैं। उन्होंने तो कमाल ठेके की जो भाई ठेकेदार होते हैं उनको वो पैसा मिलता नहीं है, तो वो बीच में छोड़ देते हैं। फिर नई हुकूमत आ जाती है, फिर वो शुरू करती है काम, तो फिर बीच में गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, तो फिर पहले वाले काम जो वो खत्म हो जाते हैं, वो बीच के आधे जितना बन के वो लटक जाते हैं। ऐसे ही है ना, जब अब खान साहब की गवर्नमेंट गई है तो भाई वो जो बंदे थे सड़कें और नालियां खालियां बनाने वाले जो ठेकेदार थे, वो मैं देख रहा हूँ कि उनके पर भाई वो जो मशीनरी वो सारी बंद पड़ी है, उन पर कट्टा जम चुका है 1 हफ्ते 10 दिन में ही, और काम जूं के थे तूं के वहां पर बंद हो चुके हैं। और यही नाकामी होती है किसी भी मुल्क की। तो ये इंडिया में ये चीजें नहीं है। इंडिया में तो अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छी जो है रस्म जो है उसका वो शुरुआत कर गए कि भाई आप जो पहले जो काम हो रहे हैं मनसूबे, वो भी आप उसको जारी करें, जब वो खत्म हो जाएंगे तब हम अपने नए जो मनसूबे हैं वो शुरू करेंगे। तो भाई वो वहां पर यही हो रहा है। मोदी साहब भी इसी तर्ज पर जा रहे हैं कि भाई वो उनके जो पुराने मनसूबे हैं उनको वो कह रहे हैं कि इनको चलाएं और इनको पाया तकमील तक पहुंचे। रिसेंटली मैंने एक वीडियो पर रिएक्शन दिया था कि 11 जो उनके पेंडिंग मनसूबे थे उन्होंने उसको मुकम्मल किया है, और उसको भाई उन्होंने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, और वो बिल्कुल कामयाबी के तरीके से वो भाई उनके वो कामयाब किए। ये देख चार भाई आपके एक बात में टोकना चाहता हूं, इमरान खान साहब के दौर में 2 डेवलपमेंट हुई है। एक कराची में न्यू शहर उन्होंने बनाया है, इफ्तिताह किया हुआ है, और जो लाहौर में है ना रावी सिटी, वो 3D उसका नक्शा मैं भाई वीडियो में इफ्तिताह दिखाऊंगा। किया हुआ है, वो बस भी इफ्तिताह तक बात ही है ना, नहीं, सोच तो है ना एक, बस सोच तक ही रह जाता है। पहली हुकूमतों हमारा ने मुल्क ये नहीं सोच तक सोचा। ही रह जाता है बस। नहीं, इंशाल्लाह वो बनेगा। कराची वाली भी वो और सिटी भाई बनेगी। उनकी हम तो गवर्नमेंट दुआ चली करते गई हैं। है, उनकी गवर्नमेंट चली गई है, उसको किसने चलने देना है? शहबाज शरीफ उसके मुसीबे वो लंगर खाने बंद कर रहा है, वो मनसूबे तो बहुत बड़े मनसूबे हैं अगर उन्होंने नहीं, इफ्तिताह किया वो तो। ARY वालों की जो मदद से भाई बना रहे हैं। इमरान खान ने ये छोटे छोटे कारोबार शुरू किए थे ना गरीबों के लिए, लंगर खाने, रैश का इंतजाम, ये वो के पीछे, वो ही शहबाज शरीफ रहते सबसे पहला काम ही वो किया कि उसको बंद कर दिया। तो वो कैसे चलेंगे? वो इतने बड़े मनसूबे जिनका अभी इफ्तिताह हुआ है, कोई उसका मुल्क की कुछ नहीं सतह हुई। पर वो मंसूबा है, वो आम मंसूबा मैं ना नहीं, एक जो चीज- रावी वाला है और दूसरा कराची वाला। मैं वो एक ऐसे चीज नहीं देख बंद कर रहा सकते। था कि इंटरनेशनल लेवल पर पहले काफ लीग की हुकूमत में जब मुशर्रफ का दौर खत्म हुआ था, तो भाई काफ लीग वालों ने इस्लामाबाद में और काफी जगहों पर कितने जो हॉस्पिटल्स हैं उनका बुनियाद रखी थी। वो तकरीबन 50% उनका काम हो चुका था। जब वो उनकी गवर्नमेंट गई तो वो भाई उसी तरह बंद हो गए। वहां की जो मशीनरी थी वो बंद पड़ी है, वहां की जो बिल्डिंग जहां जहां काम था वो बेकार हो गया है, उसको चलने किसी ने नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि आप शहबाज शरीफ चलने देंगे? हाँ, ये हो सकता है कि शहबाज इमरान शरीफ की हुकूमत ही 2 खान, अगर महीने की इमरान है। खान साहब दोबारा सेलेक्ट होकर आ जाते हैं तब हम इसको कह सकते हैं कि ये मनसूबे पाया तकमील तक पहुंचेंगे। भैया हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी की स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर ये मनसूबे कैसे भाई कामयाब होंगे? इंडिया में तो इसलिए कामयाब हो रहे हैं कि वहां भाई एक दुनिया की टॉप क्लास डेमोक्रेसी है। भाई ये भी है ना, उसके पास पैसा है, पाकिस्तान के पास तो पैसा नहीं किधर है से ना। आया? ऐसा इसलिए आता है ना डेमोक्रेसी स्टेबल है। मेरी बात सुनो ना, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं ना। पाकिस्तान के पास भी काफी पैसा है, वो भीख मांग लेते हैं काफी सारा, है वो पैसा। इकट्ठा कर लेते हैं और मैं खा लेते आज हैं। एक रिपोर्ट पढ़ा था, जापान ने 1998 में नवाज शरीफ साहब को $250 मिलियन दिए थे इन्वेस्टमेंट के लिए उधर। तो उसका अब जाकर सुराग मिला कि वो तो पाकिस्तान में आया ही नहीं, हाँ जी, वो तो उधर से बारों बार ही कहीं चले फ्लैट गया। को इंग्लैंड में खरीद ले। तो फ्लैट इसलिए उन्होंने खरीदे हैं ना। मैं तो परेशान हो गया था, आज वो रिपोर्ट में पढ़ा था। मैं ये यार इन लोगों ने कर क्या दिया हमारे मुल्क के साथ, हमारे मुल्क को खोखला कर दिया। भाई इमरान खान साहब ना आते तो हमें ये भी नहीं पता ही नहीं चलना था, क्या हकीकत होता है, बात क्या है। नहीं होता। ये हम ऐसे ही थे तो कि मुनाफिक हुकूमत तीन चलती लोग जा रही हमारे है, पेश पाए। हुकूमत चलती जा रही है, हम सियासत का पता ही नहीं था।
भाई जो ये चीजें होती हैं ना भाई, जो ऑपोजिशन होती है वो इसलिए होती है, डेमोक्रेसी का हुस्न होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उस पर तनकीद करें, उसको सीधे रास्ते पे रखें। तो भाई जो डेमोक्रेसी इंडिया में वो टॉप क्लास है, वो अपनी डेमोक्रेसी को यूज कर रहे हैं और अपने मुल्क की तरक्की के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे मनसूबे ला रहे हैं। जब ये मनसूबा तैयार होगा तो आप देखेंगे कि इंडिया में एक नया मतलब कि बलबला अंगेज ये चीजें चल पड़ेंगी, और एक से एक वो मनसूबा बना रहे हैं और एक से एक वो सिटीज बना रहे हैं, जैसे गिफ्ट सिटी है और भी काफी हम दे चुके हैं। तो भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये मुल्क की तरक्की के लिए बड़ा बेहतरीन होता है। जितना इसको इसमें बता रहे हैं ना, कितना इसको पैसा लगेगा, स्टार्ट तो हो चुका है ना, 40 साल लगेंगे इसको। ये देखे मैं ये देख रहा था कि वो कितना वसी इलाके में तो शहर बना रहे हैं, और उसके साथ में है कि पार्क कितना बेहतरीन और एयरपोर्ट भी वहां पर होगा, हर चीज बड़ा 1,00,000 एकड़ में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स वहां पर होंगे, वहां पर बिजनेस के होंगे, वहां पर इकोनॉमिकली, वहां पर इंडस्ट्रियल, सब कुछ वहां पर होगा। आपको 50 एकड़ में तो वो गार्डन बता रहे थे कि जो पार्क वगैरह होगा, सारी तरह ग्रीनरी होगी, वो बता रहे थे 50 एकड़ में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई इसके जब ये तैयार हो जाएगा तो इंडिया की भाई उस वक्त इकोनॉमी और स्ट्रांग होगी और भाई इससे और बेहतर हो जाएगी। तो बड़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।